ऐसा हमारे लोगों का जो सोच है कि नहीं बन सकते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाकर दिखाया और शासन चलाकर दिखाया और 4-4 बार मुख्यमंत्री बनवाकर दिखाया और चलाकर दिखाया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि हम नहीं बन सकते, बन गए और सरकार चलाकर भी दिखाई। इसका मतलब ये है कि हम शासक बन सकते हैं और चला भी सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमारे लोगों के अंदर पैदा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, पूरे भारत देश में ईवीएम का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन क्या बात है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहती, या तमाम बुद्धिजीवी लोगों के जो ईवीएम को लेकर सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी देना नहीं चाहती। जिस तरह से आपने देखा अभी वर्तमान में जिस तरह से 4 राज्यों में जो चुनाव हुए थे और उन चुनावों में जिस तरह से 19 लाख ईवीएम मशीनों को हैक किया गया था और वो मशीनें हैक करने के साथ साथ में साथियों चोरी भी कर ली गई थी। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि आखिर वो 19 लाख ईवीएम मशीन कहां गई। साथियों, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे भानु प्रताप जी हो, एडवोकेट महमूद पराचा हो, राजेंद्र पाल गौतम जी हो, या जिस तरह से वामन मेश्राम जी हो, या तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं या सामाजिक संगठन है, ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है, इतने बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी सत्ता पर बैठे हुए लोग या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग ईवीएम को लेकर चर्चा करना नहीं चाहते। पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा, जंतर मंतर पर भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन ईवीएम को लेकर हुए, सुप्रीम कोर्ट तक का घेराव हुआ, चुनाव आयोग तक का घेराव हुआ, और साथियों आज दिल्ली में जिस तरह से वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों की भीड़ वहां पर उमड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पाएंगे और सोच पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग क्यों खामोश है। आपको सीधा लेकर चलती हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आज वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और लगातार मांग उठ रही है कि ईवीएम को भारत से बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव। इस बात को मानने के लिए राजी हो गए। हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि अब सारा देश जो है ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले से चुनाव हो रहे हैं, इस बात को अब लोग मानना शुरू कर दिए हैं। 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ये जो डाटा है, ईवीएम मशीन का डाटा है, पेपर ट्रेल का डाटा है, इसे साल भर सुरक्षित रखा जाएगा। मगर चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही इसे नष्ट कर दिया। 4 महीने में नष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि ईवीएम में जो घोटाला किया गया है उसका दस्तावेजी प्रमाण, ये पेपर ट्रेल मशीन का जो कागजी एविडेंस है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ईवीएम में घोटाला किया गया है। इसलिए चुनाव आयोग को ये चीज मालूम होने की वजह से इसे चुनाव आयोग ने साल भर सुरक्षित रखने के बजाय 4 महीने में ही नष्ट कर दिया। साथियों, मैं थोड़ा आप लोगों को बातें समझ में आ जाए, क्योंकि जो बात मैं समझता हूं वो बात आपको भी समझ में आ जाए कि ईवीएम मशीन को किस बैकग्राउंड के तहत लाया गया, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इस देश में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा था और जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो 84 में
काशीराम जी ने ये नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये काशीराम जी ने नारा लगाया था। तब भारत का जो शासक वर्ग था उनको ये लगा कि जो लोग शासक चुनने का काम करते थे और दूसरे ही लोगों को शासक चुनते थे, अब कहने लगे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो अब ये लोग अपना शासन बनाना चाहते हैं, अपना शासक बनाना चाहते हैं, शासन बनाना चाहते हैं, अपना राज बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद है या नहीं है मालूम नहीं कि 84 को 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और 81 में 6 दिसंबर 81 को उन्होंने एक संगठन बनाया था DS4। कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। हम तो इस आंदोलन में शुरू से संघर्ष में शामिल होते रहे। तो DS4 के द्वारा भी चुनाव लड़ा गया था और चुनाव लड़ने की वजह से इस देश के शासक वर्ग में ये मैसेज गया था कि अब ये लोग शासक चुनने का जो काम करते थे, क्योंकि वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। ये समझने की जरूरत है हमारे लोगों को। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये आज भी हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का और शासक बनने का। हमारे लोगों को, तमाम लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आती ठीक से। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। एक अधिकार है शासक चुनने का और शासक बनने का। तो हमारे लोगों की औकात 84 तक, हमारे लोगों की जो औकात थी, मूल निवासी बहुजनों की औकात थी कि वो वोट के अधिकार का उपयोग शासक चुनने के लिए करते थे और ये मानते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है। हमारे लोग ऐसा मानते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, इसलिए वो शासक चुनने का ही काम करते थे और दूसरों में से शासक चुनते थे। इसलिए दूसरों में से शासक चुनते थे। तो जब उन्होंने 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी के द्वारा बनाकर देखी और उन्होंने नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तब लोगों को लगा, शासक वर्ग को लगा कि अब ये शासक चुनना नहीं चाहते हैं, शासक बनना चाहते। शासक चुनना नहीं, शासक बनना चाहते। तो ये अभियान काशीराम जी के द्वारा शुरू किया गया था और इस वजह से 84 में जब ये बात सामने आई तो ईवीएम मशीन लाने का काम शुरू हुआ। ये थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोगों को समझा रहा हूं कि ईवीएम मशीन अपने आप नहीं आई। ईवीएम आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे लोगों ने इस देश में शासक बनने का अभियान शुरू किया था। अभी शासक चुनने का काम बहुत हो गया, अब हम लोग शासक बनेंगे। ये अभियान जब शुरू किया गया था, इसको रोकने के लिए ईवीएम मशीन लाया गया और उसके बाद में 20 साल तक इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले केरला में ईवीएम मशीन का प्रयोग शुरू हुआ और सारे देश भर में इसका प्रयोग धीरे धीरे इस तरीके से किया गया ताकि इस मशीन को
जैसा वो चाहते थे वैसा उसको डेवलप किया जाए। जैसा मशीन वो चाहते थे, उस मशीन का जैसा उपयोग करना चाहते थे, वैसा उपयोग करने के लिए उनके पास ईवीएम मशीन का तजुर्बा होना जरूरी था। इसलिए 84 से लेकर उन्होंने 2004 तक ये प्रयोग किया और 2004 को फिर सारे देश भर में ईवीएम लागू किया। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये इस बैकग्राउंड के साथ ईवीएम को समझना है, इस बैकग्राउंड के साथ समझना है। इसलिए ये बैकग्राउंड आपको मैं समझा रहा हूं कि ईवीएम का लाने का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब लोग जागकर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए शासक बनने का जब लोगों ने अभियान शुरू किया, तब उसको रोकने के लिए ईवीएम लाया गया। तो 2004 में ईवीएम का उपयोग करके कांग्रेस की सरकार बनी। ये सोचना गलत है कि केवल बीजेपी के लोग ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल बीजेपी के लोग ही ईवीएम का उपयोग करके शासक बन रहे हैं। ये बात सही नहीं है, इस तरह से सोचना सही नहीं है। 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाई, 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई और जब इसके सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने इकट्ठा किए, इसके सारे सबूत इकट्ठा किए गए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, और ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को ये सारे सबूत दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी को कांग्रेस ने ये प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था? कि हमने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई है, तुम भी 2 बार कर। और हमारी छोटी सी शर्त है, चुप हो जाओ। आडवाणी की विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं, मगर ईमानदारी इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। ये ईमान होता है ना, ईमान ये इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। तो आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था। वो जो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है ना अभी, वो उसके ईमानदारी की वजह से पड़ा हुआ है। आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था, और उसके ईमानदार होने की एक वजह ये थी कि वो ब्राह्मण नहीं था। हाँ, ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये ब्राह्मण नहीं है। तो ये ईमानदार आदमी था, तो उसने इस बात को नहीं माना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए। अगर आडवाणी नहीं चाहते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला है, जजमेंट है, कि काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। ये क्या जजमेंट है? कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही। नहीं तो बीजेपी वाले कह रहे थे अरे वो चुनाव हार गया इसलिए ऐसा कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट पार्टी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की बातों को सुना,
सरकार का भी सुना, चुनाव आयोग का भी सुना, विरोधी पार्टी का भी सुना। सबका सुनने के बाद निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि चूंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें वोटर वोट डालने के बाद उसका वोट किसके नाम पर जमा हुआ आंखों से दिखता नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था। तो ये मशीन पारदर्शी भी नहीं थी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। और फिर जजमेंट में दूसरी बात लिखी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ? पेपर ट्रेल मशीन लगाने से केवल ये दिखाई देता था कि आपने जिस पर बटन दबाया उसी पर स्टैंप लगा, आंखों से केवल दिखाई देता था, केवल आंखों से दिखाई देता था। और दिखाई देने के बाद कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिरता था, मगर गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता है उसी ईवीएम की गिनती होती थी। यानी घोटाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। क्यों? क्योंकि कागज का टुकड़ा गिरकर जो बैलेट बॉक्स में गिरता था उस कागज के टुकड़े की गिनती नहीं होती थी। ईवीएम मशीन में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है कि यान चांद पर गया, चांद पर जाने के बाद पता चला बॉम्बे के इंजीनियरों को कि कुछ यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा चलो दुरुस्त कर लेते। यानी यान उधर है, चांद पर है, और इधर बैठे बैठे ही दुरुस्त करते थे इसरो में। यहां पर ईवीएम है और यहां पर वो आदमी है, वो यहां नहीं कर सकता, वे चांद पर कर सकता है? चांद पर सुधार कर सकता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जानने वाले जो लोग हैं उनको मालूम, रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। रिमोट से उसको चलाते थे और अपने हिसाब से उसका उपयोग करते थे। तो यहां के यहां क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसमें तो स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी। तो ये अभी भी जारी है, ये अभी भी जारी है। भ्रम क्या हुआ? अरे पेपर ट्रेल तो लग गए ना, आप बोल रहे थे ना, लगा दिया। जैसे बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रम में जाने के पहले झुमका लगा देती है और घर में जाने के बाद वापस फिर उतार कर रख देती है, उसी तरह से चुनाव आयोग ने वो मशीन लगा दिया, हो गया, फिर उसको उतार के रख दिया, यानी उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, महिलाएं अपने मन में किंतु परंतु ना रखें। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं ताकि बात हमारे लोगों को समझ में आ जाए। साथियों, ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने
आपका शासक चुनने का जो अधिकार है, शासक बनने का जो अधिकार है, वो वोट में शामिल है। आप जिसको चुनना चाहते हैं, तो आप अगर अपने आप को चुनना चाहते हैं, वो अधिकार इसकी बदौलत खत्म हो जाता है, इसकी वजह से खत्म हो जाता है। अगर आपका वोट का अधिकार खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। कौन सा? वोटर सरकार चुनते हैं। सबसे अहम बात समझना जरूरी है। क्या है? वोटर सरकार चुनते हैं। वोटर सरकार चुनते थे। ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। ये वोट की सरकार बनना बंद हो गया ईवीएम की वजह से। और इस वजह से क्या होगा? बारी बारी से राज होगा। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ऐसे होगा। इससे इस देश में लोकतंत्र की जो सरकार है, वोटों के समर्थन की सरकार, जो जनता भारत की चाहती है, जिसको सरकार बनाना चाहती है, वो सरकार नहीं बनेगी। इस वजह से साथियों, मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि आखिर ये बात हम लोगों को समझना होगा। चुनाव आयोग के लिए हम लोगों ने एक लंबा पर्चा निकाला, सारे बहुत तमाम सवाल है। चुनाव आयोग ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कौन है भाई? भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया। किस काम के लिए अधिकार दिया? फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। मालिक नहीं बनाया वोटर लोगों का। उन्होंने, संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया चुनाव आयोग को। आपको काम कितना है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव कमीशन अपने ही लेवल पर निर्णय कर रहा है। सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास तो ऐसा पावर नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा कि ऐसा कोई कानून में तब्दीली करने की भी जरूरत नहीं है। वो चुनाव आयोग चाहे तो वोटों से चुनाव करवा सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से वोटों कर सकता है। आज के तारीख में भी चुनाव आयोग कई जगह ईवीएम से चुनाव करवा रहा है, और आज के ही तारीख में वोटर से भी चुनाव करवा रहा है। कई जगह, एक ही साथ कई जगह ऐसे करा रहा है। तो इसका मतलब है, वोट डालने के आधार पर चुनाव करने का काम बंद नहीं हुआ है। ये कानून खत्म नहीं हुआ है, ये कानून अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग जबरदस्ती क्यों करना चाहता है कि ईवीएम मशीन से ही वोट हो? चुनाव आयोग शासक वर्ग का टूल हो गया है। देश में जो शासक वर्ग है, जैसे 14 अगस्त 47 तक ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग था। नहीं, 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था। रात के 12:01 हो गया तो भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। और जो भारत का शासक वर्ग, जो जिनकी संख्या 3.5% है, सारे देश भर के लोगों को, हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल हुआ। उसके द्वारा चुनकर आने वाली सरकार के द्वारा ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बना नहीं रह सकता। अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए, अगर हमारे लोग अगर इतने ही समझदार होते कि केवल चुनने का काम करना है, मगर
काशीराम जी ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, बन भी सकते हैं, हम शासक वर्ग बन भी सकते हैं। ऐसा हमारे लोगों का जो सोच है नहीं बन सकते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाकर दिखाया और शासन चलाकर दिखाया और 4-4 बार मुख्यमंत्री बनवाकर दिखाया और चलाकर दिखाया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि हम नहीं बन सकते, बन गए और सरकार चलाकर भी दिखाई। इसका मतलब ये है कि हम शासक बन सकते हैं और चला भी सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमारे लोगों के अंदर पैदा हो गया। बामसेव के द्वारा सारे देश भर में हम लोगों ने ऐसा जागरण, महाजागरण सारे देश भर में चलाया हुआ है और लोग इस काम के लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे अहम बात क्या करना है, यहां जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आखिर करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथियों, आने वाले समय में अभी 24 चल रहा है, हमने 2030 तक का 7 साल 8 साल का समय निर्धारित किया। ये 8 साल में आपको करना क्या है, तो 8 साल में आपको 6 लाख गांव का संगठन बनाना है। अगर आप 6 लाख गांव में जाते हो, जैसे दिल्ली में आए 2000 किलोमीटर से आए, 1500 किलोमीटर से आए, अपने जिले में 200 किलोमीटर जाओ, अपने गांव में जाओ और अपने गांव में कमेटियां बनाओ। चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनाती है, बूथ लेवल का संगठन तैयार करती है टेम्पररी चुनाव के लिए। वहां 1000 वोटर होते हैं एक बूथ में, तो हमको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। तो ऐसा संगठन अगर आप खड़ा करते हो तो 15 लाख बूथ है, तो 15 लाख यूनिट बनाने होंगे। अगर आपने 15 लाख यूनिट बना लिया सारे देश भर में, ये जो लोग हैं ना, चुनाव आयोग चलाने वाले लोग हो या देश चलाने वाले लोग हैं, जो अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हमारे पास उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, उपाय है। 15 लाख जगह पर अगर आप अपनी कमेटियां बनाते हो, ये तो आपके नियंत्रण में है। चुनाव आयोग ईवीएम चालू रखना चाहता है या बंद करना चाहता है, ये तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। मगर गांव-गांव में कमेटियां बनाने का नियंत्रण वो तो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे नियंत्रण में है वो तो काम हमको करना चाहिए। अगर हम 15 लाख जगह पर इस तरह की कमेटियां बनाते हैं और ये 15 लाख बूथ में, एक बूथ में मान लो शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो अपर